शादी.com के जरिए चल रहा धोखाधड़ी का खेल। अगर आप शादी.com जैसी ऑनलाइन वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो सचेत रहें, क्योंकि सोशल मीडिया द्वारा हो रहे महिलाओं के साथ बड़े अपराध के चलते आज जबलपुर में कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें पीड़िता ने खुद सामने आकर आरोपी के खिलाफ लाखों रुपए की ठगी के आरोप लगाए हैं। दरअसल जबलपुर की रहने वाली एक विधवा महिला द्वारा शादी.com नामक वेबसाइट पर पुनर्विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। तभी ये रजिस्ट्रेशन जालसाज की नजर में आया और इसके बाद आरोपी विनय राजपूत ने महिला और उसकी मां से मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए जबलपुर पहुंचा और खुद को बैंक का बड़ा अधिकारी बताते हुए अपनी शादी की बातचीत शुरू की। फिर आरोपी विधवा महिला को अपनी बहन से मिलवाने के बहाने मुंबई ले गया, जहां पर आरोपी ने महिला को लोनावाला नामक जगह पर घुमाया। फिर आरोपी अपने परिवार वालों से मिलवाने के बहाने महिला को सूरत ले आया, जहां पर उसने एक होटल में कमरा किराए पर लिया और लॉकर में रखे महिला के सारे जेवर समेत कुल 8 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए विधवा महिला की मदद करने हेतु सामने आए गुलाबी गैंग द्वारा उचित कार्यवाही की गई है। शादी.com से मेरे पास 6 मई को फ़ोन आया था शादी.com के ऑफिस से, और एक लेडी का फ़ोन आया कि उन्होंने बताया कि विनय राजपूत जी जो हैं वो RBI बैंक में हैं और आपकी प्रोफाइल उन्होंने पसंद की है, आपसे बात करना चाहते हैं। शादी.com के ऑफिस से उन्होंने मेरा नंबर दिया और फिर उसके फ़ोन के 5 मिनट बाद फिर ये विनय राजपूत जी का फ़ोन आया। उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि वो RBI में हैं और उनके घर में कोई नहीं है, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। एक बेटी है जो कि महाबलेश्वर स्कूल में बोर्डिंग में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है। और फिर बस ऐसी बातचीत हुई, फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं जबलपुर आता हूँ। फिर वो जबलपुर आए, एक दिन जबलपुर आए 2-3 घंटे के लिए और यहाँ मुझे समदड़िया मॉल में मिले और समदड़िया मॉल में बात करके और मेरी मम्मी से भी बात की। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी बुआ जी हैं जो कि सूरत में रहती हैं, पहले वापी में बताया था कि वापी में रहती हूँ और मैं भोपाल में अभी पोस्टिंग थी मेरी और ट्रांसफ़र हो गया बॉम्बे में। फिर उसके बाद फिर वो आए यहाँ पे, फिर बोले ठीक है मैं आता हूँ लेने के लिए। मैंने कहा मैं अकेले तो आ नहीं पाऊँगी, तो फिर वो मुझे यहीं लेने आए और फिर यहाँ से लेके और फिर मुझे बॉम्बे लेके चले गए। बॉम्बे लेके गए और फिर वहाँ पे फिर बोले कि बुआ जी हैं नहीं, अभी बाहर गई हैं, तो फिर सीडी वगैरह ले गए और फिर उसके बाद फिर सूरत लेके गए। सूरत में एक होटल में रुके, होटल में बोले कि यहाँ पे मेरी बहन आने, बुआ की लड़की आ रही है, तो बोले वहाँ पार्लर जाने के लिए, तो वहाँ पार्लर में बिठा दिया। बोले यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ और पैसे भी लेने जाना है, बुआ से पैसे लेने थे। तो बोले मैं 70 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ। कपड़े वहीं छोड़ दिए, खाली सूटकेस लेके गए और फिर वहाँ पे मुझे छोड़ दिया और फिर मैं बैठी रही 6 बज गए। जब मैं वहाँ से पार्लर से फ्री हो गई तो मैंने फ़ोन किया, तो बोले मुझे टाइम लगेगा, 7:30 बज जाएंगे। 7:30 बजे तक नहीं आए, फिर बहुत काफ़ी टाइम हो गया। फिर उसके बाद फ़ोन लगाया तो फ़ोन फिर स्विच ऑफ हो गया। जब से फिर फ़ोन बंद हुआ है तो अभी तक फ़ोन बंद ही, फिर अभी कुछ टाइम पहले से फ़ोन चालू हो गया। फिर वहाँ पे VLCC में फिर मैंने, भाई मैं तो गलत थी नहीं, तो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप पुलिस बुलाइए, क्योंकि सामने वाले पर मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, तो भाई सामने वाले का फ़ोन भी बंद क्यों अचानक से बंद बता रहा है। तो फिर वहीं से फिर वहाँ VLCC का जो एरिया लगता, फिर वहाँ थाने में गए। फिर वहाँ थाने में जाके फिर मैंने ये पूर्णिमा जी गुलाबी गैंग से हैं जो कि महिलाओं की बहुत मदद करती हैं। मैं इनसे काफ़ी टाइम से मैं उनसे जुड़ी हूँ। फेसबुक पर इनका कांटेक्ट नंबर नहीं था मेरे पास, पर मैंने फिर फेसबुक से इनको मैसेज किया। हाँ, फिर वो मेरा पर्स वर्स जो था वो बोले यहाँ तुम किसी को जानती नहीं हो, तो बोले चैन वगैरह अंगूठी वगैरह सब कुछ उतार के पर्स में रख दिया था। बोले पर्स यहीं, कंगन वगैरह जो भी सामान था, तो बोले पर्स यहीं कार में ही रखा रहने दो और अभी थोड़ी देर में मैं लेके आता हूँ अपनी बहन को। और फिर बस वो पूरा सामान, ATM, फ़ोन और आधार कार्ड, पैन कार्ड लॉकर में जो रखा था वो भी, सब होटल के लॉकर में जो रखा था सामान वो भी, और ATM मेरा चेक किया हुआ साइन, और बैग में जो पर्स में जो पैसे थे, पूरा ज्वेलरी वगैरह सब लेके जो गायब हुए, तो आज तक कोई पता नहीं भाई। एक्चुअल क्या है, मुझे वहाँ से ना लॉक करवाना पड़ा था तुरंत ऑनलाइन। फिर मैंने जब मेल पे, मतलब वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो तुरंत अकाउंट का मुझे पता, तो मैंने फिर ऑनलाइन अकाउंट बंद कराया 4 लाख के आसपास। नहीं, फिर वो मैंने शादी.com से भी पता किया, मगर रिटर्न वहाँ से कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो ऑफिस से जो नंबर आते रिटर्न उस फ़ोन पे कॉल लगता नहीं।
इसकी शिकायत मैंने वहीं बीएलसीसी के उमरा थाने में भी की और फिर जो होटल में जो थाना लगता है वहाँ पर भी की। वो हाँ सूरत से और फिर यहाँ जबलपुर में भी की। तो मैंने कहा फिर अभी फ़ोन चालू भी हुआ है, बाकायदा वो बंदा फ़ोन चालू किया है, व्हाट्सअप भी चला रहा है और दूसरे नंबर से बात भी करे। तो मैं सूरत में भी मैं कांटेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे भी कि आप साइबर सेल में नंबर दे के कम से कम ये तो पता कर सकते कि भाई सामने वाला कहाँ पर है, मगर कोई सुन ही नहीं रहा है। वो सूरत वाले कहते हैं आपका स्टेट चेंज है, जबलपुर जाके बात करो। जबलपुर में आए तो जबलपुर वाले कहते हैं थाने वाले कि तुम्हारा केस वहाँ सूरत में हुआ, तो सूरत में अब मैं क्या करूँ, मैं फिर सूरत जाऊँ। मैं तो ये चाह रही हूँ कि उसका बंदे का पकड़े जाना बहुत ज़रूरी है और उसका फ़ोन एक आखिरी रास्ता वही है उसको पकड़ने का। अरे आज मेरे साथ हुआ, हो सकता पहले भी किसी और के साथ और आगे किसी का ना खराब हो। एक और मामला आज आया है ऐसा सुनने में कि एक और के साथ केस हुआ। आज गुलाबी गैंग फिर से एक बार जबलपुर में अपनी हुंकार भरने के लिए तैयार है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधार पर 1 जुलाई से नया कानून पारित हुआ है, जिस पर व्हाट्सएप पे अगर पुलिस अधिकारी को पीड़िता अपनी वेदना बताती है जो भी है, तो उस पर अगर एफआईआर लेने का कानून प्रावधान है। अगर अपनी तकलीफ को पीड़िता बताती है और इस स्तर पर यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते मुझे आज जबलपुर आना पड़ा। और मैं मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहती हूँ कि जबलपुर जैसी संवेदनशील जगह पर, जहाँ की अपराध एक बड़े स्तर पर बढ़ता जा रहा है, मर्डर, लूट, डकैती के साथ साथ आज सोशल मीडिया यहाँ पर एक्टिव हो गया, जो एक बड़े रैकेट और स्कैंडल चला रहा है। इस पर अगर पुलिस कानून व्यवस्था लगाम नहीं कसती है तो मुझे लगता है कि निष्क्रिय रूप में यहाँ पर जो एसपी पदस्थ हैं श्री आदित्य प्रताप सिंह जी, ऐसे पुलिस अधीक्षक की जबलपुर को ज़रूरत नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से गुहार लगाती हूँ कि तत्काल प्रभाव से जबलपुर पुलिस अधीक्षक महोदय का यहाँ से रवानगी डालें और ऐसे एसपी को जबलपुर को दे जो कि जबलपुर की कानून व्यवस्था की लगाम कस सके, जिससे मध्य प्रदेश में आज जबलपुर जो अपराध में धधक रहा है इस पर पूर्ण रूप से लगाम लगा सके। ये जो फरियादी है मैं उस समय अपने प्रवास पर मुंबई में थी और इसने फ़ोन के माध्यम से मुझे अपनी वेदना को बताया कि मैं यहाँ उलझ गई हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड सूरत में हो गया है। और फ़ोन से जैसे ही इसने मुझे जानकारी दी तो मैंने तत्काल प्रभाव से वहाँ से जबलपुर पुलिस को संपर्क किया, सूरत पुलिस को संपर्क किया और वहाँ पर तमाम जितने आप चौथे स्तंभ पत्रकारिता को उसमें संपर्क में लाते हुए इस परिवार को सुरक्षित रूप में जबलपुर में पहुँचा पाई। इनसे शादी.com, marriage.com साइट से एक युवक ने अपना विनय राजपूत करके जो फर्जी आईडी के आधार पर संपर्क किया, जिसमें फिरदौस लिखा, जो लव जिहाद का एक बड़े रूप में सामने आया है मामला। इसने शादी.com के माध्यम से संपर्क किया और इनके होटल में रहने के बाद जो लॉकर में ज्वेलरी रखी हुई थी वो ज्वेलरी लेकर गया, बैंक से इनके पैसे उड़ाए, 3.5-4 लाख के आसपास का अमाउंट भी बता रही है, जो कि उसने इनकी आधार आईडी, एटीएम, पेटीएम, सिम, केवाईसी नौकरी पर चढ़ाने के नाम से इनको हासिल कर लिया था। वो उसके माध्यम से लगातार इनको 1 हफ्ते घुमाते रहा, जब तक कि अकाउंट से ये पैसे नहीं निकाल लिया इनको घुमाते रहा और ये वहाँ से गायब हो गया। तो ये मान के चलिए 7 से 8 लाख की इनके साथ चलते फिरते रॉबरी हो गई, जिस पर जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने, यहाँ के सिस्टम ने अपनी निष्क्रियता का बड़ा प्रमाण दिया, जिसके कारण आज गुलाबी गैंग फिर से एक बार जबलपुर में न्याय के लिए आपके पुलिस को जून से 30 जून के आसपास शिकायत इनके पास व्हाट्सएप में लगातार आ रही थी और जब 1 जुलाई लग गया था तो और 1 जुलाई के बाद में BNSS कानून लागू हो जाता है, तो जब व्हाट्सएप पर लगातार मेरे द्वारा, पीड़िता के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के व्हाट्सएप पे जानकारी जा रही है, मैंने आईजी साहब को भी इसकी जानकारी दी, यहाँ पर महिला डेस्क पर भी जानकारी दी, तो जब इतनी जानकारी लगने के बाद अपराधी के दोनों नंबर चालू होने के बावजूद आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे साइबर के माध्यम से, इसका मतलब हमारा समाज बहुत बड़े खतरे को सामने देख रहा है। पुलिस प्रशासन की लचर व्यवस्था, निरंकुशता यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो बनाई गई है वो 154 की जगह धारा 173 उल्लेखित की गई और नई संहिता में 173 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है वो अपनी शिकायत व्हाट्सएप के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या अन्य संसाधन जो उसके पास उपलब्ध हैं वह सीधे संबंधित पुलिस अधीक्षक, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या संबंधित वो अधिकारी जो उस क्षेत्र का देखरेख करने वाला व्यक्ति है उसको वो दे सकता है। और उसी में धारा 173(4) में ये व्यवस्था है
2 और 3 में भी व्यवस्था और 4 में ये व्यवस्था है कि यदि 3 दिन तक ऐसे सूचना देने वाली स्थिति पर पुलिस का अधिकारी यदि संज्ञान नहीं लेता तो चौथे दिन 173(4) में पुलिस अधीक्षक को ये कॉग्निजेंस लेना चाहिए और 3 दिन के बाद चौथे दिन यदि कॉग्निजेंस नहीं लेता तो ये इस संहिता की धारा का उल्लंघन है, क्योंकि पूर्व में जो व्यवस्था थी उसके तहत ये है कि 154 के तहत यदि अपराध पंजीबद्ध नहीं किया तो 155 में न्यायालय जाने की शरण दी जाती थी, परंतु इसके अंदर नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बनाई गई है उसका लक्ष्य यही है कि प्रत्येक देश के नागरिक को जहां वो पीड़ित है उसी स्थान से अपनी फरियाद दर्ज करा सके। महिला है तो महिला अधिकारी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, पुरुष है तो पुरुष अधिकारी को लेना चाहिए, कंसर्निंग थाने का प्रभारी है तो उसको लेना चाहिए और 3 दिन उस जानकारी देने के बावजूद भी यदि पुलिस के अधिकारी उस पर कार्यवाही नहीं करते तो चौथे दिन 173(4) के तहत स्पेशल प्रोविजन किया गया कि पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी उसको कॉग्निजेंस ले और उनको सुरक्षा प्रदान करे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इस अधिनियम में जो व्यवस्था दी गई है उसका उल्लंघन है और इस पर आगे अपने को कानूनी रूप से कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार ये अपनी संहिता प्रदान करती है।